हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कर तो दिया है पर उनका बहुत सारा बैकलॉग होगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे उसे कंप्लीट करें, कैसे कवर अप करें सब कुछ। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आप लोग जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो ताकि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। प्लानर कैसे बनाना है, लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, नोट्स कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से रिसोर्सेज लें, कहाँ से करें सब कुछ। तो आपको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी मैं सब कुछ बताऊंगी कि आप लोग कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी तो मुझे पता है कि कौन से रिसोर्सेज बेटर है, कहाँ से करके सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, बस आपको उन रिसोर्सेज को फॉलो करना है एंड वो रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये डर लग रहा है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बाकी बच्चे तो डिटेल बैचेस के लेक्चर्स ले रहे हैं, उनके पास इतना सारा मटेरियल है, हम कैसे कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी और मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी होगा। बस आपको एकदम राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और वो क्या है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको बस इस वीडियो को देखना है और इन सबको आपको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप देख रहे हो उसके बाद जो जो मैं बताऊंगी सबको आपको फॉलो करना है, उन सब चीज़ों को करना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला इशू जो बच्चों को आता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि दीदी हमारे पास प्लानर नहीं है, हमारे पास प्लानर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से हम मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है। मैंने कभी ना अपने टाइम पे प्लानर नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे ये था कि मुझे एक भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से मेरा और टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इतना कम टाइम है और अगर मैं कुछ भी ऐसा कर दूँ जिसकी वजह से मेरा और टाइम चला जाए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। प्लानर में क्या होता है, आज आपने एक प्लानर बनाया, ठीक है, आपने लिखा कि आज हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, आपने 10-15 डेज़ का एक प्लानर बना लिया। आपने स्टार्ट किया करना, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन आपका बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया। फिर आपके पास क्या होता है, 5वें दिन आके आप ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फिर आप उसे हटा देते हो और एक न्यू बना लेते हो जिसको आप फॉलो करते हो। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं एक प्लानर शुरू करूँ, फिर बैकलॉग हो जाए तो मैं उसे हटा दूँ और फिर न्यू बनाऊँ, तो ये मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। प्लानर में आपके पास ऑप्शन होता है, आपने स्टार्ट किया, आपके बैकलॉग्स हो गए, आप उसे हटा के दोबारा न्यू बना सकते हो, न्यू रीस्टार्ट कर सकते हो। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बार बार यही करती रहूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है प्लानर में क्या होती है कि हमने एक प्लानर बनाया अपने अकॉर्डिंग कि हमें ये करना है, हमने वो कर लिया। सपोज करो आपने वो कर भी लिया, ठीक है, अगर आपका ठीक भी हो गया तो फिर उसके बाद हमें देने होते हैं मॉक टेस्ट, जिसमें हमें देखना होता है कि हमने जो पढ़ा हमें वो कितना आता है, हमें पार्ट टेस्ट देने होते हैं। तो प्लानर तो आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, उसके बाद फिर जब आपका वो प्लानर कंप्लीट हो गया तो उतने ही सिलेबस का मॉक टेस्ट मिलना ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल होता है कि सेम सिलेबस का मॉक टेस्ट हमें मिल पाए जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर पाए। एंड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में इसी की वजह से सिलेक्शन रहा था। मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे, ना मैंने पार्ट टेस्ट दिए थे और मैंने फुल मॉक्स भी बहुत कम दिए थे, 3-4 ही दिए होंगे बस। तो मेरे को ये था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट ना देने की वजह से सिलेक्शन रुका था, तो सेकंड अटैम्प्ट में मुझे बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, मुझे बहुत सारे पार्ट टेस्ट देने हैं, फिर फुल मॉक टेस्ट देना है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मैं सिलेबस कर लूँ फिर उसके बाद मेरे पास मॉक टेस्ट ही ना हो देने के लिए। तो ये दो इश्यूज मुझे लगते हैं प्लानर में। तो व्हाट आई डिड, आई केम अप विद अ सोल्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने कोई प्लानर नहीं बनाया, मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, मैंने उसका सिलेबस देखा कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, मैंने उसको डिवाइड कर लिया, मेरा वही प्लानर हो गया। मैंने देखा कि मुझे 14 डेज़ बाद ही मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, तो मैंने 14 डेज़ में उसी सिलेबस को डिवाइड कर लिया कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। इससे जो दोनों इश्यूज आ रहे थे ना प्लानर वाले केस में, वो दोनों रिजॉल्व हो गए। जो एक इशू आ रहा था कि हमारे पास सिलेबस तो कंप्लीट हो गया पर मॉक टेस्ट नहीं है, तो मैंने तो सिलेबस इस बार पार्ट टेस्ट कर लिया, तो मेरे पास पार्ट टेस्ट तो है ही, मेरा जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे पास पार्ट टेस्ट है, मेरे को वो देना है, तो मेरे को मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, वो दिक्कत तो है ही नहीं। दूसरा इशू जो ये था कि हम प्लानर स्टार्ट तो कर लेते लेकिन बीच में हटा देते और फिर हमें दोबारा बनाना पड़ता है, तो ये इस बार नहीं हो सकता था क्योंकि इस बार मेरे को मॉक टेस्ट देना था। मैंने अपने घर में सबको बोल रखा था कि यार मेरे को मॉक टेस्ट देना है इस तारीख को, तो अगर मैं ना दूँ तो आप मुझे कुछ भी करना, डांटना पीटना जो मर्जी करना, पर मेरे को मॉक टेस्ट दिलवाना। तो मेरे घर पे इतना प्रेशर आता था मेरे ऊपर कि मॉक टेस्ट तो तुझे देना है, 10 ही हाँ हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं बीच में से गिव अप कर ही नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था मेरे बैकलॉग्स नहीं होते थे, जब मैं स्टार्ट करती थी तो बीच में मेरे बैकलॉग्स होते थे, 1-2 चैप्टर रह भी जाता था, पर मुझे पता था कि क्योंकि मैंने बोल रखा है आपको मॉक टेस्ट देना है तो मेरे को मॉक टेस्ट देना है। तो मैं बैकलॉग्स की वजह से बीच में से हटा के न्यू नहीं स्टार्ट कर पाती थी, मेरे को वही कंटिन्यू रखना पड़ता था और ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई थी। सपोज मैंने जो पार्ट टेस्ट लिया उसमें 10 चैप्टर्स है, तो 10 तो नहीं पर एटलीस्ट मैं 8 या 9 तक पहुंच पाती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे मॉक टेस्ट देना है तो मुझे करना पड़ेगा। और यही अगर मेरे पास मॉक टेस्ट नहीं होता और मैं खुद से बनाती तो 14 डेज़ के अंदर मैं 5-6 भी कर लेती तो बहुत बड़ी बात थी, नहीं हो पाता इतना भी।
सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू मैंने किया, और मैं आप सबको एडवाइस करूँगी कि आप इसी की तरह करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एकदम टाइमली। मैंने इस तरीके से अपना सिलेबस 2.5 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया था पूरा, क्योंकि मैंने एक पार्ट सीरीज़ फॉलो करी थी। जनवरी के टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत सारी पार्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाती है, तो मैंने एक पार्ट सीरीज़ स्टार्ट करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें ये था कि 2.5 मंथ्स पार्ट टेस्ट चलेंगे, उसके बाद फिर फुल मार्क्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने वो सीरीज़ के थ्रू अपना कंप्लीट किया था पूरा। मॉक टेस्ट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करना इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि हम खुद से करने बैठेंगे ना, तो हम बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारा बीच में बैकलॉग हो जाएगा, हम बीच में छोड़ देंगे और नहीं हो पाएगा। प्लस मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको भी पता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पता है क्या होता है, बैकलॉग्स आपके इतने होते ही नहीं है, पर आप बना लेते हो मॉक टेस्ट ना देके। क्योंकि क्या होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने कुछ भी चैप्टर्स पढ़े प्लानर के थ्रू अपने, पर आपने उसका मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो आपने वो पढ़ तो लिया, लेकिन आपने मॉक टेस्ट देके उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने वो चैप्टर्स पढ़ तो लिए है, पर पता नहीं मेरे से उनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपने कभी मॉक टेस्ट देके उसको एनालाइज किया ही नहीं, देखा ही नहीं कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। और फिर कुछ टाइम बाद ना वो आपका बैकलॉग बन जाएगा एकदम प्रॉपर, जब आपको उसकी थ्योरी भी याद नहीं होगी, एंड आपको फिर उसके वापस से लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, सब कुछ वापस से याद करना पड़ेगा। तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। आप एक बार पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट देके उस चीज़ को पक्का कर लो ना, ताकि बाद में दोबारा ये सब ना करना पड़े। तो वही होता है, बैकलॉग्स इतने होते नहीं हैं, लेकिन हम मॉक टेस्ट नहीं देते, और जो पढ़ा है ना हमने वो भी हमारा बैकलॉग बन जाता है कुछ टाइम बाद। तो इसलिए ये गलती मत करना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ देते जाओ। पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, फिर फुल मार्क्स देने हैं आपको। बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं मॉक टेस्ट देने से कि मार्क्स कम आएंगे, डिमोटिवेशन हो जाएगी, इस वजह से वो नहीं देते हैं। लेकिन इतना मत डरो, डर आपका सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको ये हो कि यार मेरा मॉक टेस्ट है, मुझे उसके लिए पढ़ना है, आप सीरियस रहो। वो आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा डर लग रहा है आपको कि आप उसके मार्क्स की वजह से है कि कम आएंगे, आप मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे, तो ये गलत है। उस डर को अपनी प्रिपरेशन ख़राब मत करने दो, उसको सिर्फ अच्छा करने के लिए यूज़ करो। आपको जो डर लग रहा है उसको ये करो कि यार मेरा मॉक टेस्ट है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने, मुझे पढ़ना है, सिर्फ इतना रखो। उसके डर की वजह से आप मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो, बहुत गलत है, ये मत करो। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, क्योंकि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी अपने मॉक टेस्ट के नंबरों से, क्योंकि मेरे जो नंबर थे ना वो 550 से 600 के बीच में आते थे, और मुझे बहुत डर लगता था इन नंबरों से कि यार ये तो एकदम बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स है, अगर मेरे ऐसे मार्क्स आ गए तो, मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और मैंने देना बंद कर दिया। बट उसका क्या हुआ, मेरा नीट में सेम स्कोर आ गया 575, तो मैंने जितना मैं मॉक टेस्ट से भागी वो मुझे नीट में देखने को मिल गया। तो वहाँ मैं नहीं भाग पाई, वहाँ पे मेरे जो मार्क्स है ना, मेरा पूरा एक साल लग गया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश अगर मैं मॉक टेस्ट दे देती और अपनी गलतियाँ देख लेती और अच्छे से एनालाइज कर लेती, तो शायद मेरा एक साल नहीं वेस्ट होता। तो वो गलती जो मेरी हो गई थी उसके लिए मुझे पूरा एक साल वेट करना पड़ा। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने जितने हो सकते थे मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे बॉर्डर लाइन पे फिर से बहुत बार मार्क्स आए, बट मैंने कभी मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे 550 के अराउंड ही मार्क्स आ रहे हैं, एंड मेजॉरिटी केसेस में मेरे इतने ही आते थे। पर मेरे को डर लगता था, इस मार्क्स से देख के डिमोटिवेशन होती थी, पर मैंने कभी मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। होती थी, फिर मैं दोबारा पढ़ती थी, फिर अगला देती थी इस उम्मीद में कि अब अगले में अच्छा करूँगी। तो एक होप रहती थी यार अब अगले में अच्छा होगा, अगले में अच्छा होगा। तो मैंने वो अपनी उम्मीद कभी छोड़ी नहीं, मैंने उसके लिए हमेशा पढ़ाई करी कि यार अगले में अच्छा करेंगे, उसके लिए जितना हो सकता था मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे कभी मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं मिला, पर मुझे जहाँ चाहिए था मुझे वहाँ मिला। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जितनी भी मैंने मेहनत करी थी, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, जितनी भी मैंने गलतियाँ सुधारी थी, इट इज़ ऑल वर्थ इट। तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देना। मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, बेकार करने के लिए नहीं है। वो आपको बताते हैं कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो, उन सबको आप इम्प्रूव करो, ताकि वो गलती आपकी नीट में ना हो। मेरे जब भी मार्क्स कम आते थे, मैं बस एक ही बात सोचती थी कि अच्छा हुआ मेरी गलतियाँ मुझे अब पता लग गई, मैं अब सुधार लूँगी, ताकि ये गलतियाँ मेरी नीट में नहीं होगी, मेरे को वहाँ नहीं करनी है। तो बस इसी माइंडसेट से आपको मॉक टेस्ट देना है। मार्क्स कम आए थोड़ा दुख होगा, लेकिन इस चीज़ से खुश हो जाओ कि आपको आपकी गलतियाँ पता लग रही है, जो आपकी नीट में नहीं होने वाली, और वहाँ आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आपको 3 चीज़ें करनी है, मॉक टेस्ट को देना है, ठीक है। उसके बाद जितना टाइम आपने देने में लगाया ना, उतना ही टाइम आपको एनालाइज करने में लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के कुछ नहीं होगा। वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी इतनी प्रिपरेशन चल रही है। फिर जो गलती हुई है वो तो देखनी पड़ेगी ना, कि कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई है, तो उस सबको एनालाइज करना है आपको प्रॉपर, कि आपकी क्या क्या गलती हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स में हुई है, कौन से क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको डिटेल एनालिसिस करनी है पूरी। एंड तीसरा, एनालिसिस करने के बाद आपको उन्हें इंप्रूव करना है। सिर्फ एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा। आपने एनालिसिस करी, आपको पता लग गया कि आपके ये टॉपिक्स वीक है, तो आपको उन्हें इंप्रूव करना, ताकि नेक्स्ट बारी में आपकी वो गलतियाँ ना हो। तो मॉक टेस्ट देना, फिर एनालाइज करना और फिर इंप्रूव करना, अगर आपने तीनों चीज़ें कर ली ना, तो आई गारंटी हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बिकॉज दिस इज़ द ओनली की टू सक्सेस। आपने अपने सब कुछ करा, आपने सारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट दे के अपनी वीकनेसेस पता करके उन सबको इम्प्रूव आपको खुद ही करना होगा। इसके आगे आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, ये आपका खुद का काम है। और जितना अच्छे से करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सबकी वीकनेसेस होती है, सबकी स्ट्रेंथ्स होती है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको सब कुछ 100% आता होगा, सबको कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी, ठीक है।
तो आपको मॉक टेस्ट देके ये देखना है कि आपकी क्या वीकनेसेस है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स वीक लग रहे हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, आपको कौन सा चैप्टर में दिक्कत आ रही है, आपकी किस चैप्टर की ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसमें भी किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप भूल गए, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इस तरह आपको एनालिसिस करनी है पूरी, और आपको देखना है कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी वीक है, फिर उनको इम्प्रूव करना। और जितना अच्छे से करोगे ना उतना अच्छे नंबर आने वाले हैं। स्ट्रैटेजी सब फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे देंगे, लेकिन जितने अच्छे से आप अपनी गलतियाँ देखोगे और उन्हें इम्प्रूव करोगे कि वो अगली बारी ना हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। देखो, गलतियाँ होना इज़ ओके, आपके लेवल पे गलतियाँ होगी, फर्स्ट टाइम आप करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, बिल्कुल गलतियाँ करोगे, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है। तो मार्क्स कम आना या फिर मिस्टेक्स ज़्यादा होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो मार्क्स कम आ रहे हैं वो सेम गलती की वजह से आ रहे हैं, एक ही गलती बार बार कर रहे हो, हर मॉक टेस्ट में कर रहे हो, तो वो दिक्कत है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपकी कुछ गलतियाँ हो गई, ठीक है, पर आप उसे एनालाइज करो, इम्प्रूव करो कि वो अगली बारी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम गलती आप अगली बार भी कर रहे हो तो दिक्कत है, लेकिन अगली बारी आपके फिर से नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी गलती की वजह से आ रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसे भी इम्प्रूव कर लो। लेकिन सेम गलती की वजह से बार बार नंबर कम नहीं आने चाहिए, तो ये आपको मेक श्योर करना है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप लोग मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपना प्लानर बनाओ और उसे फॉलो करो। इनकेस अगर आपको सिर्फ प्लानर ही चाहिए, उसी के थ्रू आपको करना है, तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्लानर मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले सकते हो और उसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि दीदी हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमने कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, तो हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें, कहाँ से प्लानर बनाएं, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यू विल गेट एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देयर, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना प्लानर बना सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो सब कुछ। और भी मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट आगे अपलोड करने वाली हूँ, तो मॉक टेस्ट की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और आगे भी बहुत सारे मिलेंगे, जिसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो सब कुछ। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको प्लानर कैसे बनाना है और कैसे मॉक टेस्ट वगैरह देना है सब कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने प्लानर बना लिया, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू बनाया हो या फिर किसी प्लानर के थ्रू बनाया हो, तो उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है स्टिपुलेटेड टाइम में। देखो, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स देखने हैं उन सारे चैप्टर्स के। तो अगर आपने कोई भी डिटेल बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया कोई भी ज्वाइन और आप लोग सेल्फ स्टडी करो और यूट्यूब पे डिपेंड हो, तो आप लोग उम्मीद या फिर प्रचंड किसी के भी लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने अपने टाइम पे उम्मीद के देखे थे, तो आपको जिसका ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप उसके देख लेना। और आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार बाकी बच्चे जो डिटेल से कर रहे हैं वो हमसे आगे, कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम कर भी पाएंगे, तो ये सब आपको नहीं सोचना। मैंने सारा वन शॉट से पढ़ा है और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपका भी होगा। बस जो जो मैं बता रही हूँ आपको वैसे करना है। अगर आप सब कुछ वैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बात मैं आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, जब तक आपके मन में डाउट रहेगा ना कि यार हम वन शॉट से कर रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप लोग ये डाउट रखोगे ना कि यार हम तो वन शॉट से कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी पीछे है, देन दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस। आप जब मॉक टेस्ट दोगे और अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी आ गया ना, तो आप लोग उसको सोचने की बजाय ये सोच लोगे कि यार मैंने तो वन शॉट से देखा इसलिए मुझसे नहीं हो पा रहा, मैंने इतने लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर आप सोचोगे ना कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ, तब आप सोचोगे कि उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सेल्फ डाउट हटाना पड़ेगा अपने अंदर से। एंड बस एक ही दिक्कत आती है वन शॉट्स में कि वहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो कम करवाई जाती है एक कंसेप्ट के ऊपर, बाकी डिटेल बैचेज में वो ज़्यादा करवाई जाती है। तो ये दिक्कत आती है, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको दूंगी वीडियो के लास्ट में, तो अगर आप वो कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लेक्चर्स के बाद आपको पढ़ने हैं नोट, जिसके लिए आप बायो के लिए तो एनसीईआरटी को ही रेफर कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, फिजिक्स के लिए आपसे एनसीईआरटी पढ़ी जाए तो आप पढ़ सकते हो। मुझसे नहीं पढ़ी गई थी तो मैंने तो बैच के ही नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा आप लोग मेडिजी बुक भी रेफर कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए आपके पास कोई भी डीपीवी मॉड्यूल जहाँ का भी आप उसे रेफर कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहाँ से मैंने करी थी उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो। उस बुक में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। एक्सर्शन रीजन भी मिलेगा, मैच द फॉलोइंग भी मिलेगा, स्टेटमेंट बेस भी मिलेगा, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो बायो के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको लगे कि आपने बहुत कम टाइम अलॉट कर रखा है, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग उन क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो जो आपके गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस बुक से आप असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस इन क्वेश्चन को कर सकते हो, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए तो आपके गलत होने के मैक्सिमम चांस है, प्लस टाइम टेकिंग भी है। तो आप लोग टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की, ताकि आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाए, प्लस एक्यूरेसी भी। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपके गलत होने के चांसेस रिड्यूस हो जाए। इसके बाद आपको करने पीओक्यूज लास्ट 7 to 8 ईयर्स की कर सकते हो। पीओक्यू की बुक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। यही सेम स्ट्रैटेजी मेरी केमिस्ट्री के लिए थी। फिजिक्स के लिए मेरी अप्रोच डिफरेंट थी, तो मैं वो बताती हूँ कि मैंने फिजिक्स को कैसे अप्रोच किया था। फिजिक्स सबकी वीक होती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा वीक थी। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम नंबर आए थे फिजिक्स में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार फिजिक्स कैसे होगी, कैसे होगा, मेरा कैसे नंबर आएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी फिजिक्स से।
तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वन शॉट्स देखी, फिर मैंने नोट्स पढ़े, फॉर्मूलाज वगैरह याद करे। इसके बाद उसी साल लॉन्च हुई थी तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज, जिसको मैंने पूरा सॉल्व किया था। उस सीरीज में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो जो दिक्कत होती है ना वन शॉट में, कि हमने वन शॉट लिया, वहाँ पे एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाए जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। हम जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर मॉक टेस्ट में ट्राई करते हैं तो नहीं समझ में आ पाता, एकदम ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या एप्लीकेशन है, कुछ नहीं समझ में आता। मैं तो एकदम ब्लैंक हो जाती थी। तो ये जो दिक्कत होती है ना, ये इसलिए होती है कि वन शॉट्स में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती एक कंसेप्ट के ऊपर। तो वो चीज़ यहाँ से कवर हो गई थी। मैंने वहाँ पे पहले वन शॉट देखा, फिर उसके बाद मैंने 7777 क्वेश्चन सीरीज़ करी, जहाँ पे मेरे को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई उस एक टॉपिक के ऊपर, और फिर वो टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एंड मैं एडवाइस करूँगी कि सारे बच्चे, चाहे आप डिटेल से पढ़ रहे हो चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ज़रूर इस सीरीज़ को एक बार जाके देखना। तो मेरी क्या अप्रोच थी, पहले मैंने लेक्चर ले लिया, फिर मैंने नोट्स पढ़ लिए, फिर मैंने सीरीज़ लगा ली पूरी। इसके बाद मैं देती थी मॉक टेस्ट। तो अगेन मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद एनालाइज़ किया, अपनी गलतियाँ देखी, फिर जो जो टॉपिक्स निकले कि जो जो मेरे वीक है, जहाँ जहाँ मेरी दिक्कत हो रही थी, जहाँ जहाँ मैं भूल रही थी, मेरी गलतियाँ हो रही थी, उन टॉपिक्स को फिर मैंने प्रैक्टिस किया। पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक से, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो मैं उन टॉपिक्स पे गई, मैंने उनकी प्रैक्टिस करी और फिर उनको इम्प्रूव किया, एंड देन पीओक्यू सॉल्व करें। तो ये मेरी फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी थी। तो अगर आप भी इस तरह करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डर है फिजिक्स का वो निकल जाएगा, और आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में। मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था फिजिक्स से, पर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो अगर आप लोग भी सब कुछ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। इसके बाद आपको करनी होती है रिवीजन। तो रिवीजन ऐसा नहीं है कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ा तो सीधा नीट से पहले उठा रहे हो, ऐसा नहीं है, बीच बीच में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको रिवीजन में क्या करना है, आपने जितना भी टाइम अलॉट किया उसमें आपको पहले 15-20 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप से। उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से ले लेना। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो आपके उन क्वेश्चंस के होने चाहिए जो आपके गलत होते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगता है। जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे या फिर आपसे नहीं होंगे ना, आप उसे सर्कल कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे और रिवीजन के टाइम पे आपको उन्हें ही करना है। तो सपोज आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आपसे 50 नहीं हुए, आपने उन 50 को सर्कल कर लिया। फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर सपोज आपसे उसमें भी 20 नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम आप उन 20 की प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह आपको करना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे करना है हमें मैनेज। तो देखो, अगर आप तीनों पढ़ पा रहे हो तो तीनों पढ़ो, लेकिन अगर तीनों नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आपको एक दिन में करने ही हैं। और कोशिश करो कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो 3-3 आवर्स की आपको सिटिंग लेनी है, और 2 सिटिंग के बीच में आप अच्छा खासा 15-20 मिनट का ब्रेक रख लेना, जिसमें आपको जो पसंद हो करना आप वो करो, और फिर रिफ्रेश हो जाओ नेक्स्ट सिटिंग के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। आपको तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जितना मटेरियल मैंने बताया ये सब तो मिलेगा ही, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा वहाँ पे। फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी इस प्रिपरेशन में। तो काफ़ी सारा मटेरियल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो ज्वाइन करो एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बता के जाना, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।